नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज से हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। आपको पता ही है कि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़रूरी हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप नहीं गए तो ये लगा लो थोड़े से आप गलती करने वाले हो। क्योंकि क्या है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनसे हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है कि क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए क्या है, हमें जो अपने PYQ हैं वो करने बहुत ही ज़रूरी हैं। इसलिए क्या है, हमने एक आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो ये रहने वाली है आपकी PYQ की। जो हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन है इसमें हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं बस। तो जो आज का हमारा PYQ है, तो जो आया था आपका 1 फरवरी 2023 का जो पेपर है, आज हम वो पेपर करने वाले हैं। देखें तो आज हम ये SST का ही करने वाले हैं। और SST में भी देखें तो हम थ्योरी पार्ट ही करेंगे। जो SST की जो पेडागोजी है वो उसकी वीडियो भी आपको आज मिल जाएगी। उसके जो 20 क्वेश्चनों की वीडियो अलग से मिलेगी और जो 40 क्वेश्चन आते हैं इसकी वीडियो आपको ये अलग से मिलेगी। इसलिए क्या हम दो पार्ट्स में से डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखें हम 60 क्वेश्चन करेंगे तो एक ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लगभग लगभग आपको 1.5 घंटे हो जाएंगे। तो इतना समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे थोड़े से बोर हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। रोज़ाना आपको अब क्या है, दो क्लासेस मिलेंगी। एक तो आपको थ्योरी की और एक आपको जो SST की पेडागोजी की। तो इस प्रकार क्या है, हमारी आज से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। तो लगभग लगभग क्या है, ये 5 तारीख तक चलेगी। आज से ही जितने भी हमारे PYQ हैं लगभग लगभग हम 2021 से लेकर और 23 और तक करेंगे। और एक पेपर जो जनवरी 2024 में भी हो चुका है वो भी हम करेंगे। सभी को एक तरीके से क्या है, हम बारी बारी से करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्या है, आपको इस प्रकार की जो वीडियो हैं आपको मिलती रहें और आपको जो क्या है एग्ज़ाम बहुत ही इजीली हो सके। अगर हम इन जो PYQ की बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो की हैं, जो हमारे जो क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज़ थी और जो हमारे एक नोट्स भी बनाए थे हमने हैंड रिटन नोट्स, उसमें से क्या है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके दिखाएंगे हम बिल्कुल बार बार कि देखो ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में से ये यहाँ से लिया है। तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल जो आपका सीटेट है वो बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। तो अब ज़्यादा बातें ना बनाकर अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। तो देखो, जो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हमारा पहला क्वेश्चन है जो PYQ का है, बिल्कुल 2023 का 1 फरवरी 2023 को ये पेपर आया था। पहला क्वेश्चन हमारा कि ये बात करता है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है। तो कुलिक शब्द का अर्थ आपको बताना है। अगर हम देखें, ये कुलिक वर्ड है जो क्लास 6 का है और चैप्टर 9 में से लिया गया है। मैंने आपको नोट्स बनाए थे उसमें दे रखा है, बिल्कुल आपको मैंने मेंशन किया था कि कुलिक शब्द का अर्थ क्या है। तो अब आपको बताना है कि कुलिक शब्द का अर्थ क्या है। तो देखेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा आपका मुख्य शिल्पकार। मुख्य शिल्पकार इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, वह बुर्ज या बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद के वैदिक प्रार्थना या सूक्त लिखी गई। तो वो कहाँ से मिली है। देखो, ये इस प्रकार के जो पेड़ थे वो हमारे उत्तर भारत में, उत्तर में देखिए तो बिल्कुल अगर जो कश्मीर है इस साइड आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन हमारा कश्मीर ही हो जाएगा। जो क्या है, ये कश्मीर में आपको मिले हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। जो बुर्ज है, बुर्ज की जो छाल पर लिखे जाते थे ये जो है, और इस प्रकार से क्या है वो लिखते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कीर्ति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती हैं। तो कौन सी कीर्ति थी। तो देखेंगे, इसका भी सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी होगा। इसका क्या है, पेरियापुरनम। इसका ये सही आंसर है। पेरियापुरनम में क्या है कि हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूची मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है। तो मेल नहीं खाता है जो, वो आपको बताना है। देखेंगे, खजुराहो जो, देखें यहाँ पर आपका खजुराहो है, ये भी मेल खाता है। मतलब एलो है जो चालुक्य द्वारा बनाया गया था, ये भी मेल खाता है।
और देखेंगे कांचीपुरम है जो पल्लवों ने बनाया, ये भी मेल खाता है। परंतु महाबलीपुरम है जो ये चोलों ने नहीं बनवाया, ये भी क्या है, पल्लवों ने ही बनवाया है। तो इसलिए क्या है, महाबलीपुरम का आ जाएगा आपका पल्लव ही होगा। तो इसमें देखें तो जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ये आपको बनाया था ये, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है इसके बारे में, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स में हैं। अगर आप देखोगे नोट्स, क्योंकि वो 17 क्लासों की सीरीज़ है, उसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ये क्लास 6 का और चैप्टर 10 में से है ये, अगर आपको बता दूं वहाँ से उठाएगा ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला हमारा प्रश्न है वो है, देखो यह त्वारिख को सुशिक्षित व्यक्ति द्वारा उर्दू में लिखा गया था। जो त्वारिख है, त्वारिख के लेखक शहरों में रहते थे। वे प्राय, देखना है, वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे। तो आपको सही बताना है। ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक है। परंतु क्या है, ये जो तारीख है ये क्या है, उर्दू में नहीं लिखे गए। आपको पता है ये फारसी में लिखे गए तारीख। ये जो क्या है कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो सुशिक्षित थे, जैसे आपका सचिव है, प्रशासक है, कवि है या दरबारी है, उनके द्वारा लिखी जाती थी तारीख। ठीक, तो इसलिए क्या है, इसलिए लिखते थे ताकि क्या है जो सुल्तान है या राजा से पुरस्कार पा सके। इसलिए क्या है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। देखेंगे 2 और 3 कहाँ, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये ठीक होगा। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। तो सूरदास की आपको रचना है, ये भी मैंने आपको नोट्स में सारे के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ये भी आपको नोट्स में मैंने मेंशन किया है। जो सूरदास है उसकी कौन कौन सी रचना है। तो देखेंगे हमारा, देखो सूरसागर भी है, सूरसावली भी है, और क्या है हमारी साहित्य लहरी भी है। परंतु क्या है, साहित्य रत्ना ये नहीं है। तो इसलिए क्या है हमारा, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ठीक, साहित्य रत्ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा जो है कि निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। देखो 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपने शक्ति और प्रबल कर ली। तो आपको बताना है। तो देखें इसका बिल्कुल सही होगा, दोनों ही ठीक है। इसकी क्या है व्याख्या भी करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर देखें हमें पता है जो अंतिम मुगल बादशाह था, अंतिम मतलब शक्तिशाली जो अंतिम मुगल बादशाह था औरंगजेब था, उसकी मृत्यु के बाद में क्या है, ये जो सत्ता है इनकी बिखरती चली गई। अगर हम देखें आपको, जैसे बहादुर शाह प्रथम आया था, उसके बाद में औरंगजेब के बाद में फिर क्या है जहांदार शाह है, फर्रुखसियर है, मोहम्मद शाह है जो रंगीला जैसे कहते थे, और फिर क्या है अहमद शाह है। इस प्रकार से क्या है बहादुर शाह जफर तक क्या है शासक बने हैं। तो देखेंगे सभी के सभी कमज़ोर थे, और क्या है ये एक तरीके से इनके शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य था बिखरता चला गया। तो इसलिए क्या है दोनों ही क्या है बातें ठीक हैं। इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कि किस क्षेत्र में भूसमय को वेल्लार कहा जाता था। तो ये भी मैंने आपको नोट्स में मेंशन किया है। तो वेल्लार कहाँ से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, ये तमिल से संबंधित है वेल्लार, क्योंकि ये आ जाएगा आपका जो हमारे संगम साहित्य है। तो संगम साहित्य का क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी आपको 6ठी क्लास में और 7th क्लास में भी, 6th क्लास में सॉरी, इसमें मेंशन कर रखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कि यहाँ पर भी क्या है 2 कथन दे रखे हैं और आपको इसमें से सही बताना। देखो कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इतिहास इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो आपको बताना है। तो देखेंगे इसमें आपका हो जाएगा ये दोनों ही ठीक हैं, ऑप्शन ये ठीक होगा हमारा कि क्या है दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन होगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि पूर्व मद्रास
या चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? देखेंगे तो वेद समाज क्या है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि जो वेद समाज हमारा ब्रह्म समाज से प्रेरित था ये। इसलिए आप ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था ये। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे हमारा कथन और कारण दे रखे हैं। तो आपका पहला जो कथन है कि ईवी रामास्वामी नायर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों को और क्या है महिलाओं के क्या ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो आपको इसमें से बताना है। तो देखेंगे इसमें भी दोनों बातें ठीक हैं और क्या है ये सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगर गौर से देखें क्वेश्चन को तो क्या है इसकी क्या है व्याख्या कर रहा है, ये जो पेरियार है क्या है इसने ये देखा कि क्या है जो ये ग्रंथ है ये क्या है निम्न जाति पर उच्च जो जाति का वर्चस्व स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए क्या है इन्होंने इसकी आलोचना की है। तो देखें तो दोनों व्याख्या करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में सारे के सारे क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मेंशन किया गया है। दिखाएंगे आपको थोड़ा सा अभी कि क्या है किस प्रकार से क्या है क्वेश्चन दे रखे हैं। देखें तो किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे? तो ये क्या है घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने क्या है घोषणा की थी। और देखिए लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि जो बहादुर शाह जफर है अब क्या है ये वो लाल किले को छोड़कर कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा आपका देखें तो जो कुतुब मीनार है उसके परिसर में रहने लगेगा। तो इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा ए ठीक होगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी नहीं लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लॉर्ड डलहौजी नहीं है क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने तो उन्हें निकलने के लिए कहा था वहाँ से, परंतु अंतिम मुगल बादशाह की जो क्या है धमकी दी थी वो है आपका लॉर्ड कैनिंग ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो किस भाषा में केसरी अखबार छपा था। तो आपको बताना है, तो ये भी आपको आसान है कि क्या है तिलक के अखबार हैं, बाल गंगाधर जो तिलक है उन्होंने अपने 2 अखबार चलाए थे, केसरी तथा मराठा। जो मराठा था मैं आपको सिंपल वे में बता दूं, मराठा था वो था आपका अंग्रेजी में और जो केसरी था वो चलाया था मराठी में। इस प्रकार से है, तो इसलिए क्या है मराठी हो जाएगा ऑप्शन इसका। जो केसरी वो मराठी में है और जो आपका मराठा है वो अंग्रेजी में चलाया था। ये इस प्रकार से थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस अधिनियम से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो क्योंकि क्या हमें पता है जो 1935 का जो अधिनियम है यही सबसे बड़ा अधिनियम था, तो इसलिए क्या है हमारे ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मैंने आपको जो इससे पिछली जो क्लास थी जो क्वेश्चन आंसर कराया था आपको मैंने बताया था कि देखें तो अपने एक संविधान की मांग की थी महात्मा गांधी जी ने, तो जो 1934 में मांग उठाई थी, देखें तो उसी मांग को लेकर क्या है इन्होंने एक अपना संविधान बनाया था, किन्होंने अंग्रेजों ने, जो 1935 का अधिनियम है। परंतु भारतवासियों ने उन्हें माना नहीं था, परंतु क्या है जब लास्ट में देखें जब हमारा संविधान बना था तो क्या है ज़्यादातर जो बातें हैं 1935 के अधिनियम से ही ली गई थी। तो यही बिल्कुल देखें तो सच है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ग्रह है और उसकी चंद्राओं की संख्या दे रखी, मंगल 2, बृहस्पति 53, यूरेनस 27 और नेपच्यून 13। आपको इसमें से सही बताना है। तो देखें आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी होगा इसमें। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो जो बृहस्पति की जो चंद्रमाओं की संख्या है वो आपका 79 है, 79 है, 79 इसकी संख्या है, इसलिए क्या है बृहस्पति हो जाएगा। बाकी सबका ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस इमेज में आप देख सकते हो, इस इमेज में आप देख सकते हो चंद्रमाओं की संख्या को कि सभी में क्या है चंद्रमाओं की संख्या दे रखी है। बुध और शुक्र के एक भी चंद्रमा नहीं है, इसलिए क्या है इसमें बुध शुक्र मेंशन नहीं है। बाकी क्या है सभी के बारे में देख सकते हो आप किस प्रकार से है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो अगला प्रश्न हमारा देखो कि यहाँ पर भी क्या है ए और आर 2 दे रखे हैं, इसमें आपको देखना है कौन सा ठीक है। देखो उत्तर ध्रुव वृत्त और क्या है ध्रुव
उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देता है। तो देखेंगे ये आपको बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये इसका भी क्या है, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्याख्या करता है। देखो हमें पता है कि जो सूर्य है वो क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है। जो ध्रुव है वहाँ तक इसका जो प्रकाश है तिरछा जाता है। इसी कारण क्या है कि वहाँ तक जो प्रकाश तिरछा जाने के कारण वहाँ पर सर्दी ज़्यादा है। तो ये दोनों देखें तो बिल्कुल व्याख्या करते हैं, जो सर्दी ज़्यादा है तो वहाँ ठंड है, सीधी बात है। तो इसलिए क्या है, और देखो वहाँ पर कम ऊष्मा पहुँच पाती सूरज की। ये दोनों अगर देखें तो व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है दोनों को दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि, जो हमें सूर्य है पूर्व में उदय होता प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि देखें प्रतीत नहीं होता, अगर देखें होता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। तो आपको बताना है क्यों है। देखें मैंने आपको बताया है, नोट्स में अच्छे से बताया है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जो है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो इसलिए क्या है, हमें क्या है, जो सूर्य जो है पूर्व से उगता हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ट्रिकी हो सकता है बताने के लिए, क्योंकि क्या है इसमें थोड़ा सा समय लगेगा बताने के लिए, पर बाकी क्या है इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा आसान है। देखो भारत के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे है, जो मानक समय है भारत का। और आपको पता होना चाहिए जो भारत का मानक समय कितना है, 82:30। तो 82:30 अगर देखेंगे तो इसमें आगे देखेंगे बात क्या की गई। तो चंडीगढ़ के पास 76°45 पूर्व देशांतर और क्या है, कलकत्ता के पास क्या है 88°15 पूर्व देशांतर क्रम पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का समय आपको बताना है कि क्या है। देखेंगे कलकत्ता में किस समय कार्यालय खुलता है और क्या है आपको कलकत्ता में किस समय खुलता है। अगर ये जो है मानक समय को हटा दीजिए तब की बात है, क्योंकि हमें पता है जो जो देशांतर रेखा है, जो एक मिनट, जैसे मान लो ये आपका, एक मिनट, ये आपका पृथ्वी है। तो जो देशांतर रेखा है, जो जिसे हम एक तरीके से जो कहाँ से गुजरती है, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। तो यहाँ के जो मानक समय को 0 माना गया है। जो इधर वाले देश है उन्हें क्या है, वो क्या है समय में आगे रहेंगे, क्योंकि क्या हमें पता है जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब घूमती है। तो इसलिए क्या ये वाले जो क्षेत्र हैं ये इनका समय आगे रहेगा, और जो इधर वाले क्षेत्र हैं इनका समय क्या है पीछे रहने वाला है। तो क्या है हमारा जो भारत है वो क्या है पूर्वी देशांतर में रहेगा, पूर्वी साइड है। इसलिए क्या है हमारा समय आगे है, कितने घंटे, 5.5 घंटे आगे है। अब देखते हैं जो हमारा जो भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है। तो हमें पता है कि इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो कितना है 82:30। अब देखते हैं 82:30 ठीक है आगे, परंतु अब आपको देखना है कि चंडीगढ़ में और कलकत्ता में हमें पता, देखो जैसे भारत है ये, तो यहाँ कोलकाता आ जाएगा अगर देखें इधर, और इधर देखेंगे तो ये ऊपर हल्का सा यहाँ पर चंडीगढ़ है। तो देखेंगे चंडीगढ़ का समय हमें पता थोड़ा सा पहले रहने वाला है, और इसका क्या है कलकत्ता का थोड़ा सा और ज़्यादा अधिक मिलेगा। तो हमें इसमें से ऑप्शन में से देख लेने पहले क्या हमें वो गलत ही कर लेने। देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि क्रम से 8:37 और 9:37, 8:37 और 9:37 ये थोड़ा सा ठीक लगता है। देखो 9:37 और 8:37 ये उल्टा कर दिया, क्योंकि क्या है यहाँ पर जो हमें पता है कम रहने वाला है और ये अधिक रहेगा, इसलिए क्या है उल्टे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं तीसरे की तरफ। ये 9:23 और 8:37 ये भी क्या है उल्टा। ये देखें तो 8:37 अगर पहले आता, 9:23 अगर बाद में आता तो थोड़ा सा इस पर हम सोचते। बाकी क्या है ये भी क्या हमारा गलत हो जाएगा। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है जो हमारा चंडीगढ़ है उसका समय में थोड़ा सा पहले मिलेगा, जैसे 8 है 9 नहीं मिलेगा। परंतु अगर देखें यहाँ जो कोलकाता है उसका समय हमें ज़्यादा मिलेगा, इसका कम मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ इधर साइड है और क्या है कोलकाता इधर साइड है। क्योंकि हम जितने दूर जाते जाएंगे इतना क्या हमें समय और कम ज़्यादा मिलेगा। तो देखते हैं इसलिए क्या है हमारा जो ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत हो चुके हैं। अब हमें सोचना इसके बारे में और देखेंगे कि 8:37 और 9:37 इसमें दे रखा है, इसके बारे में सोचना। तो हमें अब सटीक आंसर देखना क्या है। हमें पता है 82.5 जो डिग्री है वो क्या है, जो हमारा बिल्कुल मेन जो है जो भारत का जो मानक समय है। अब देखते हैं आगे हम थोड़ा सा कि हमें पहुंचना कहाँ तक, क्योंकि
देखो 837 इसमें भी, 837 इसमें भी, थोड़ा सा अगर गौर दें, 837 यहाँ भी, 837 यहाँ भी है, परंतु यहाँ 937 है और यहाँ पर क्या है 923 है। इससे हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि क्या है अब हमें निकालना है किस प्रकार, एक तरीके से देखेंगे हमें निकालना है अब कोलकाता का, अब निकालना हमें कोलकाता का। तो अगर देखें तो कोलकाता का एक ही निकालना हमें, क्योंकि एग्जामर क्या चाहता है हमसे कि हमें टोटल निकालना नहीं, हमें ये चाहता है एग्जामर कि हम क्या है जल्दी से जल्दी दिमाग लगा कर क्या है आंसर तक पहुंच जाए जितना जल्दी हो सके। तो इसलिए क्या है अगर हम दोनों निकालने बैठेंगे तो हमें टाइम लगेगा, अगर हम सबका निकालेंगे ऑप्शनों का तो इसलिए हमें टाइम लगेगा। पहले हमें वो काट लेने जो गलत हैं, जो बिल्कुल गलत दिख रहे हैं, थोड़ा सा जिनमें समय लगना, इसलिए क्या हमने दोनों काटे हैं, ये भी और ये भी। तो इसलिए क्या है हमें दो मिल गए, दो में से भी क्या है 837 यहाँ पर, 837 यहाँ पर है, तो दोनों में ये है मेंशन कर रखा है। अब देखना 937 यहाँ और 923 यहाँ, तो हमें क्या इसमें से एक निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं देखेंगे थोड़ा सा हम, अब देखेंगे 82.5 और 88.15 दे रखा है, तो इसमें देखेंगे कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है देखेंगे तो 6 का फ़र्क है, 6 का फ़र्क है। और हमें पता है जो देशांतर लाइन को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगते हैं, एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। तो अब 82 से और 88 तक के बीच में लगा लो तो कितने हो जाएंगे, 6 चौक 24, यहाँ पर क्या दे रखा 9 बज रहे हैं, तो 9:24 अप्रोक्स हम देख सकते हैं 9:24 पर क्या है वो ऑफिस खुलेगा। तो इसलिए क्या है यहाँ पर दे रखा 9:23, ये इसके ज़्यादा करीब है, वैसे 9:34 होता तो एक्यूरेट होता, बाकी हम ज़्यादा करीब को ज़्यादा पकड़ते हैं, तो इसलिए क्या है 9:37 बहुत ज़्यादा हो जाता, बाकी 9:23 से 9:24 में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा डी ऑप्शन। आई होप बिल्कुल आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया फिर भी क्वेश्चन, तो क्या है आप जो हमारी वीडियो है हमने एक और पार्ट बना रखा, तो उसमें आपके समझा रखा है कि किस प्रकार एक तरीके से क्या हम समय को निकालते हैं। अगर आपको फिर भी अगर समझना है तो कमेंट करके आप दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं एक छोटी सी क्लिप देखें तो 4, 5 या 7 मिनट जितने भी समय लगेगा उसमें आपको मैं समझा सकता हूँ बिल्कुल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें क्या है क्वेश्चन आंसर करने हैं यहाँ पर, ठीक, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करने हैं, इसलिए क्या है हम ज़्यादा समय ना लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से क्या है जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे आपको भौतिक विशेषता बतानी है, कि थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ कि दक्कन पठार कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दक्कन का पठार है, तो देखेंगे हमने दक्कन का पठार अभी देखा। तो इसमें क्या कहता है कि कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा है, जो दक्कन पठार है पश्चिम में बताना आपको, पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक सीमा से जुड़ा है, विशेषता से जुड़ा है, ये बताना आपको पश्चिम में। अगर मैं आपको यहीं पर ड्रॉ करूं तो आपने भारत का नक्शा देख लिया होगा वैसे तो इधर देखेंगे। अब हम क्या है ऑप्शनों को काटना शुरू करेंगे, क्योंकि तब हमें आपका जो आंसर है मिल पाएगा। देखेंगे जो सतपुड़ा और विंध्य दोनों को देख लेते हैं, सतपुड़ा और विंध्य, क्योंकि क्या है ये हमारे जो मध्य प्रदेश से इस प्रकार है, विंध्य और क्या है नीचे सतपुड़ा, ये पहाड़ी हो जाएंगी। अगर इन्हें हमें पूछा है क्या है कि पश्चिम में पूछा है, परंतु ये तो देखेंगे तो उत्तर में पड़ेंगी। और हमारा पता है हमें कि जो दक्कन का पठार है अभी मैप में हमने देखा इस प्रकार से है, ये हो गया भारत के मैप में। देखेंगे जो हमारा है नीलगिरी है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं वो नीचे हैं, इस प्रकार है यहाँ पर, ये हो जाएंगे इधर। तो इसलिए क्या हमारा ये भी नहीं होगा, और ये हमने दो गलत कर दिए, क्योंकि उत्तर में है और ये क्या है दक्षिण में है। हमें पूछा पश्चिम में, तो जो सह्याद्री है, जो सह्याद्री है वो पड़ती है हमारी पश्चिम में, ये वाली इधर लाइन है जो आप देख सकते हैं कि इस साइड क्या है हमारी सह्याद्री है, तो इसलिए क्या हमारा सह्याद्री ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आई होप बिल्कुल आपके अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो हमारा कि आपको मिलान करने हैं। देखें तो मिलान करते हैं। हमें पता है देखो जो कोयला है, हम सबसे पहले कोयले को पकड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है कोयला। हमें पता है जो जीवाश्म ईंधन है, ये कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या है वो लकड़ियों के, या आपको पता है जो समुद्री जीव हैं उनके गलने सड़ने से बना है, सॉरी जो लकड़ियों से बना है वो तो तेल है, बाकी क्या है जो कोयला है वो लकड़ियों के एक तरीके से क्या है वो कोयलों में तब्दील हो चुकी थी लकड़ियाँ जो है, जो आपके जो पेड़ थे, ये हो जाएगा हमारा जीवाश्म ईंधन, क्योंकि पेड़ पौधे ये सभी के सभी जीवाश्म होते हैं। देखते हैं अगला जो संगमरमर। अब थोड़ा सा हम देखते हैं संगमरमर नहीं, पहले ग्रेनाइट को देख लेते हैं। हमें पता है ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय शैलों से बना है, ग्रेनाइट आग्नेय शैलों से बना है, आपको पता होना चाहिए। बाकी क्या है अगर देखें एक और मिल जाए हमें तो बिल्कुल बात बन जाए। देखेंगे फिर हमारा है अगला है संगमरमर।
संगमरमर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कायांतरित सेल है ये, अगर आपको पता हो तो ए का हमारा फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ पहले देखते हैं कहाँ पर है। ए का फोर्थ एक में ही है, पर ए में है। और अगर देखेंगे हमारा जो सी फिर देखेंगे, क्योंकि बी हमने अभी मिलान नहीं किया, तो बी देखेंगे तो जो है बिल्कुल कोयला में पता जीवाश्म ईंधन है, तो सी का हो जाएगा हमारा 2। सी का 2 भी यहीं पर है, अगर ऑप्शन और देखें तो और ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए क्या है, इस प्रकार में मिलान कर सकते हैं, हमें 1 या 2 का पता चल जाए तो क्या है फिर अपना आप ये मिलान हो जाते हैं। ये थोड़े से आसान क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 का पता चल जाए, बाकी क्या है अपने आप मिलान हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे हमारा है जो कि स्थल रूप और घटक दे रखे हैं। स्थल रूप दे रखा और घटक देखने, आपको बताना कौन सा ठीक है। तो आपको देखो बताना है तटबंध। क्या तटबंध पवनों से बना है? बिल्कुल गलत। हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि तटबंध का मतलब क्या होता है, पहला गलत हो जाएगा। तटबंध का मतलब होता है, तट का मतलब आपको पता है कि किसी नदी का है तट होता है, या समुद्र का तट भी कह सकते हैं, परंतु पवन का क्या तट होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखेंगे जो स्टैक होते हैं, स्टैक जो है समुद्री तरंगों से बनते हैं, ये ठीक है। इस प्रकार से देखें, एक मिनट, इस प्रकार से देखें तो स्टैक बन जाते हैं जिसमें गोल गोल हो जाता है, ठीक, वो होता है समुद्री तरीके से तरंगों से बनता है। जो छत्रक शैलें हैं, छत्रक शैलें क्या नदी से बनती हैं? जो छत्रक शैलें हैं जिन्हें हम एक तरीके से मशरूम रॉक्स भी कहते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जो छत्रक शैलें वो किससे बनते हैं, वो पवन से बनते हैं। आपको इमेज में दिखा देंगे, आपको देख लेना इमेज में क्या है, दिख रहा होगा आपको कि जो छत्रक शैलें हैं, देख सकते हो आप, जो छत्रक शैलें हैं वो किससे बनती हैं, वो बनती है आपके पवन से। तो इसलिए क्या है हमारा ये तटबंध इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, ये होता तो सारे के सारे ठीक होते। इसलिए क्या हमारा ऑप्शन अभी रहने वाला है जो बी और डी, जहाँ पर बी और डी तीसरा ऑप्शन ही रहा, बी और डी हमारा रहने वाला है। क्योंकि स्टैक समुद्री तरंगों से बनते हैं और हिमोड क्या है, वो हिमनद से बनते हैं। जो हिमोड से क्या हिमनद निकले हैं, ये हुआ। इसलिए क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, लद्दाख की जलवायु अत्यंत शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक उसके लिए उत्तरदायी है? तो जो लद्दाख के बारे में बताना है कि हमें पता है कि जो लद्दाख है ऊंचाई पर है। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसका, क्योंकि क्या है हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा ऊंचाई। क्योंकि क्या है, जब हम 6000 मीटर तक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो क्या है वहाँ पर बर्फ़ जमने लगती है। क्योंकि क्या है ऊंचाई के साथ साथ देखेंगे तो तापमान घटता है। इसलिए क्या है, जो लद्दाख की ऊंचाई उस स्थिति तक पहुंच गई है कि क्या है वहाँ पर जो बर्फ़ जमने लगे, इसलिए क्या है वहाँ पर ठंड ज़्यादा है। तो ये है एक तरीके से इसका आंसर रहने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना। आपको देखो, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है और ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो देखेंगे आपको ये बताना है, तो ये आपको दोनों ही ठीक रहने वाले हैं। ये क्या है, दोनों ही ठीक रहने वाले हैं। क्योंकि क्या हमें पता है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में क्या है वायु ठंडी होती है और जो ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए क्या वो नीचे होती है। इसलिए क्या ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखेंगे तो आपको क्या है, जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, नहीं बताना है। समाचार पत्र है, रेडियो है, पर टेलीविजन है, परंतु क्या है सेल्युलर फोन नहीं है। क्योंकि क्या है जनसंचार की बात करता है, संचार का साधन है सेल्युलर फोन, संचार का है परंतु जनसंचार का नहीं है। मतलब एक साथ मतलब बहुत सारे लोगों को एक तरीके से संबोधित करना। जैसे समाचार रेडियो और टेलीविजन पर क्या है बहुत सारे व्यक्ति बैठकर सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं, परंतु क्या सेल्युलर फोन से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जनसंचार की बात करता, ना कि संचार की। संचार होता तो ये ठीक होता, बाकी जनसंपर्क या जनसंचार कहें तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है। तो भूमध्य सागर की वनस्पति, जो प्रकार की वनस्पति हमें देखो, ये देखो यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर वाले समीप वाले इलाकों में यहाँ पाई जाती है। क्योंकि देखें इधर ये पाई जाती है। देखें संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या है कैलिफोर्निया, यहाँ भी पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका यहाँ नहीं पाई जाती अगर गौर से देखें, और दक्षिण पश्चिमी क्या है अफ्रीका, यहाँ पाई जाती है। इसलिए क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संसाधनों पर क्या विचार करना है। अब्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। तो हमें बताना है कि इसमें से नवीकरणीय संसाधन कौन से, उसके उदाहरण बताने नवीकरण के। तो हमें पता, देखो गौर से देखें आप, वन नवीकरण संसाधन है, मृदा नवीकरण है, जल नवीकरण है। तो बी डी ई ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी डी ई। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इस गैस को पकड़ो, यहाँ देखेंगे जो प्राकृतिक गैस है इसे पकड़ो। हमें पता है, बिल्कुल गौर से देखें तो जो प्राकृतिक गैस है वो अनवीकरणीय संसाधन है, ना कि नवीकरणीय। तो सी देखेंगे किस किस में है, उसे हम गलत कर देंगे। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी। फिर तो आंसर में मिल ही गया, देखो इन्हें गलत कर दो आप, और क्या है फिर हमारा ऑप्शन यहाँ से निकल आएगा आराम से, क्योंकि प्राकृतिक गैस आपको पता है अनवीकरणीय संसाधन है, बाकी क्या है हमारे नवीकरण हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हमारा ऑप्शन जिसमें सी है वो काट लो आप, और बाकी क्या हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बी डी ई, इसलिए हमारा देखो वन, मृदा और जल ये नवीकरण है, तो आंसर में मिल चुका है। अब्रक और प्राकृतिक गैस ये क्या है, अनवीकरणीय है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कि मृदा के विरचन या गठन में कौन से कारक मुख्य हैं। तो आपके मुख्य भूमिका जो निभाते, मुख्य बताने। देखो अगर देखें तो ये चारों के चारों गौर से देखें तो मुख्य भूमिका निभाते हैं, परंतु जो मुख्य भूमिका की बात की है, तो जो मुख्य भूमिका में ऑप्शन देखें तो कौन कौन से हैं, ए बी सी या डी या ए सी। तो अगर देखें तो जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो है आपका मूल चट्टान, क्योंकि क्या है मूल चट्टान से क्या मृदा बनती है। और देखेंगे जलवायु संबंधी कारक, तो जलवायु क्या है ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए क्या हमारा ए और सी ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी होगा, ए और सी। स्थलाकृति और समय भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समय लगता है मिट्टी को बनने में, और स्थलाकृति भी एक तरीके से भूमिका निभाती है। परंतु यहाँ पर हमें पूछा, ऑप्शनों को देखें तो इसमें से छांटना में सभी के सभी होते तो ऑप्शन डी भी लगा सकते थे हम। बाकी क्या है, अगर देखें इसमें तो इसमें हमें ऑप्शन हमारे जो इस प्रकार दे रखे हैं कि हमें इन्हीं में से छांटना है, तो इसलिए क्या है जो मुख्य बताने, तो मुख्य में आपका मूल चट्टान और क्या है जलवायु संबंधी कारक आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः खालिस्तान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल निहायत इजी, क्योंकि क्या है हमें पता छोटे किसान और साहूकार के बीच ही था इसका आंसर, क्योंकि छोटे, और ऑप्शनों को देखो तो बिल्कुल गलत मिलेंगे। छोटे किसान और खेतियार मजदूर, इन दोनों के बीच तो हो नहीं सकता। भूमिहीन खेतियार संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता और क्या साहूकार, ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन हो जाएगा साहूकार और छोटे किसान। जो साहूकार में एक तरीके से बड़े बड़े जिनके पास खेत हैं, और क्या है जो छोटे किसान हैं उनके बीच होता है क्या है शोषणकारी संबंध जो होता है, जो कर्ज का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखना हमें कि देखो लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया जो महत्वपूर्ण है, और संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षतापूर्ण। तो देखें तो बिल्कुल हम ऑप्शन आंसर में मिल चुका होगा कि दोनों ही ठीक बिल्कुल बातें करते हैं, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रखा है भारत में सरकार खालिस्तान पर काम करती है, तो कहाँ काम कर, वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर। देखें तो यहाँ पर भारत सरकार की बात करता है। देखो सरकारें सभी सरकार को रूप है, परंतु क्या है ये भारत सरकार की बात करता है। हमें पता हो जो देखो पता है कि राज्य स्तर पर और क्या है हमारे राष्ट्र स्तर पर, कि दो स्तरों पर क्या है काम करती है, तो इसलिए क्या हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तो ग्रामीण स्तर पर भी काम करती है, परंतु वो तो एक तरीके से छोटा स्तर हो जाएगा। देखिए तो एमएलए के आपको पता है इलेक्शन होते हैं, और क्या है आपको सांसद के इलेक्शन होते हैं, तो क्या है राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर क्या है काम करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 61वां क्वेश्चन है, कौन सरपंच की क्या है तरह काम करता है। तो सरपंच की तरह काम कौन करता है, ग्राम सभा का सचिव नहीं, खंड विकास अधिकारी नहीं, देखें अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक क्या है वार्ड सदस्य, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बारी बारी से वार्ड सदस्य ऐसा थोड़ी होता, बारी बारी से भैया आप कर लो ना, क्योंकि क्या है सभी के सभी जो वार्ड सदस्य होते हैं उनमें से एक मुखिया चुन लिया जाता है। अगर सरपंच ना हो इस स्थिति में भी, अगर सरपंच हो कुछ गलत कर रहा तो क्या है अपने एक मीटिंग टीम बना लेते हैं, टीम तो होती है। इस प्रकार क्या है ये भी एक तरीके से वार्ड का जो मुख्य सदस्य होता है वो भी क्या है किसकी तरह काम करता है, वैसे होता सरपंच ही अगर देखें तो ये हो जाता है। मतलब इन जो वार्डों के जो सदस्य हैं देखें तो उनका जो लीडर तो सरपंच होता है देखें, परंतु क्या है इनमें से भी एक लीडर होता है, उससे एक तरीके से क्या है वो सरपंच की तरह काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेबर चौक किसे कहते हैं, बहुत ही गरीब क्वेश्चन, बिल्कुल देखें तो इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसे तो करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता होगा, आपको आंसर ही बता देते डायरेक्ट।
ऑप्शन को सभी को आप पढ़ो, अच्छे से खुद पढ़ो आप, और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो लेबर चौक क्या है, लेबर चौक को बताना आपको, बताओ। ऐसी जगह है जहाँ जहाँ दिहाड़ी पर मजदूरों की क्या है तलाश में इकट्ठा होते हैं, मतलब क्या है, हमें काम मिल जाए वहाँ पर जहाँ इकट्ठा होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसी जगह जहाँ बेरोजगार की प्रथा है प्रचलित है, बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार की प्रथा तो कहीं प्रचलित है ही नहीं। मजदूरों की बिक्री क्या इंसानों को बेचा जाता है, बिल्कुल नहीं, ये प्रथा खत्म हो चुकी है। ऐसी जगह जहाँ मजदूरों को रैन बसेरा आपको पता है जहाँ ठहरते हैं रात को, ऐसा थोड़ी है। लेबर चौक वहाँ वही होता है जहाँ पर क्या मजदूर काम की तलाश में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। जो बुनकर जो पहले थे वो क्या है व्यापारियों पर डिपेंड रहते थे, परंतु क्या है बुनकरों ने अपनी क्या है एक सहकारी संस्था स्थापित की है। ये तो कह रहा है कि उन्होंने क्या है सहकारी संस्था है जो स्थापित की है, जो क्या है व्यापारी के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। क्योंकि क्या है पहले व्यापारी पर निर्भर थे, अब क्या है व्यापारी पर निर्भर ये नहीं रहने लगे हैं, यही तो है। देखेंगे पॉइंट पॉइंट पहला होगा। अब देखो दूसरा क्या कहता है कि और क्या है व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। क्या ये जो इनकी व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, देखेंगे तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है जब इस पर निर्भर ही नहीं है व्यापारियों पर ये जो बुनकर हैं, तो इनकी आमदनी किस प्रकार बढ़ेगी व्यापारियों की। तो इसलिए क्या हमारा ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन केवल ए रहने वाला है। गौर से देखें क्वेश्चनों को, तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन ए की रहेगा। क्योंकि बुनकरों का क्या है आमदनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब बुनकरों पर डिपेंड ही नहीं है जो वो है व्यापारी, या व्यापारी पर बुनकर डिपेंड ही नहीं है, तो क्या है इनका कनेक्शन टूट चुका है। तो जो कनेक्शन ही टूट चुका है तो क्या है व्यापारियों की क्या है आमदनी किस प्रकार बढ़ेगी। तो आई होप बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा जो है 64वां क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, उसमें से आपको क्या है आंसर बताना है। किसी भी देश को पूरा तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। देखें व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को एक क्या है को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो देखें ऑप्शन हमारा दोनों ही ठीक रहेंगे। क्या है ये व्याख्या भी करता है और सही भी है। क्योंकि क्या है किसी को भी देश को हम क्या है पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, और प्रत्येक लोगों को क्या है अलग अलग क्या है वो लोकतंत्र का मतलब क्या है अलग अलग अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा अलग। देखेंगे जितने भी लोग हैं सबकी क्या अलग अलग अपनी व्याख्या होती है, अलग अलग सोच है। तो इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा क्या होगा ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखो जेंडर असमानता का समाधान खालिस्तान के स्तर पर करने की जरूरत है। तो जेंडर असमानता का आपको देखना है। तो जेंडर का आपको देखें केवल परिवार, परिवार समाज और सरकार, केवल सरकार या परिवार और समाज। तो मैं बताना आपको आंसर बताओ आप। इसका देखेंगे परिवार समाज और सरकार तीनों स्तर पर क्या है इसे काम करने की जरूरत है, ये ऑप्शन होगा हमारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें निम्नलिखित से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मैं ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जो मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज कराई थी उसमें से उठा लिया बिल्कुल। देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, संवैधानिक उपचार का अधिकार बिल्कुल है, संपत्ति का अधिकार नहीं। हमें पता है कि संपत्ति का अधिकार पहला था परंतु क्या है अब वो हटा दिया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा कि स्कूल में मध्याह्न भोजन, ये भी मैंने आपको नोट्स में कराए हैं, नोट्स में भी और आपको क्वेश्चन आंसर में भी कराया अच्छे से। कि जो मिड डे मील है उसके बारे में क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। तो जो आपका मिड डे मील जो भोजन दिया जाता है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हमें पता है जो हमारा भोजन का अधिकार है वो हमारा जीवन का अधिकार है। तो अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए क्या हमारा ये जीवन का अधिकार हो जाएगा हमारा जो मध्याह्न भोजन मिलता है। बहुत ईजी क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्न में से किस समस्या को दर्शाता है। देखेंगे तो नौकरशाही में लाल फीताशाही, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में क्या है अप्रत्याशित देरी होना, अपील की क्या है लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों पर से होकर क्या गुजरती है, या आरोपी को क्या है जमानत दे देना। तो अगर देखिए इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल आसान है। देखें तो क्योंकि क्या है इंसाफ में देरी, यहीं से आपको मिल जाएगा ऑप्शन क्या है कि जो सुनवाई खत्म होने के बाद में क्या है अप्रत्याशित देरी होना, मतलब एक तरीके से
खामखा या अपने तरफ से क्या है देरी करना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका। तो यही हो आपका इंसाफ में देरी, इंसाफ का कत्ल, ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ये कहता देखो कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो खालिस्तान के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो हमें बताना किस अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वनवासी, अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक और क्या है जानवर अधिकार कार्यकर्ता। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखेंगे तो ए और बी दोनों ही ठीक होंगे, ए और बी, क्योंकि क्या है वनवासी और क्या है अनुसूचित जनजाति, ये दोनों ही हो जाएगा, ए और बी हमारा ऑप्शन होगा। इसलिए क्या ऑप्शन हमारा सी ठीक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। हमने क्या है अपने 70 क्वेश्चन कर लिए। अगर देखें तो हमारा जो मैंने आपको बताया था कि पेडागोजी हम क्या है 20 क्वेश्चन अलग से करेंगे, क्योंकि क्या है अभी देखें तो लगभग हमें 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट लगभग। तो देखेंगे तो ये क्लास और अगर 20 क्वेश्चन और करें तो ये लगा लो आप लगभग 25 मिनट या आधा घंटा और सही। तो इसलिए क्या हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया है कि पेडागोजी के पार्ट को अलग कर लिया गया। एसएसटी की जो पेडागोजी है उसे हम अलग से करेंगे थोड़ी देर में अभी। इसलिए क्या है आपको रोजाना अब 2 क्लास प्रोवाइड कराएंगे हम। एग्जाम आपका नज़दीक है ताकि क्या आपकी जो मेहनत है रंग ला सके। इसलिए क्या है तो हम आपको इसी प्रकार आपको वीडियो देते रहेंगे, पेडागोजी प्लस में एसएसटी थ्योरी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखें कि यहाँ पर देखना है आपको कि निम्न में से किस को क्या है अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्राय संबंधित होते हैं। तो देखेंगे अभाव या वंचन, भेदभाव, समानता और गर्व। गौर से देखिए तो आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अस्पृश्यता की बात की है, हास्यकरण की बात की है। तो यहाँ पर क्या है आपको बताना है, देखेंगे देखो अभाव है, भेदभाव है, क्या समानता होगा? समानता नहीं होगा, क्योंकि हास्यकरण की बात की। गर्व होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी होगा हमारा, ए और बी ऑप्शन ए ठीक होगा हमारा बिल्कुल। देखें तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते हैं सीटेट में, इजी क्वेश्चन है। अगर आप हमारे जो 17 क्वेश्चनों की जो हमने हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको बनाए हैं एनसीईआरटी के सारे 6 से लेकर 8 तक, अगर आप उन्हें देख लेते हैं और हमने जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं वो आप देख लेते हैं तो ज़्यादा नहीं है। आपको 27 क्लास है, आप 27 क्लासों को ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे क्लास है बस, और आधे घंटा 40 मिनट लास्ट है। तो एक दिन में आप लगभग 5 से 7 क्लास देख सकते हो आराम से। और फिर क्या है आप जो हम करा रहे हैं, जो PYQ करा रहे हैं उन्हें भी आप देखें तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम ये लगा लो बहुत ही ईजिली आराम से ही हो जाएगा। बिल्कुल कहते हैं इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ईजी आता है पेपर, इतना हार्ड नहीं आता, इतना टेंशन ना लें। बाकी क्या हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बिल्कुल अच्छे से ही हम जो टेस्ट है ये करा देंगे। बाकी जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए अभी तक धन्यवाद। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।